हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। यदि हम डिप्लोमा या डिग्री की बात करें तो एज ए सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को बहुत ही हल्के में लेते हैं, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारा जो कोर सब्जेक्ट है आरसीसी स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम एसएससी जेई की बात करें तो आज के टाइम में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एज ए सिविल इंजीनियर हम बात करें तो हम कहेंगे कि जो यदि कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमारा जो बजट है वो हमारे पास क्या है, क्या हमें वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, उसका हमें प्री प्लान्ड आइडिया होना चाहिए। तो वो सारे आइडियाज हमें इस सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के थ्रू ही प्राप्त होते हैं। विदाउट आइडिया हम कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट को, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग और कंप्यूटिंग द वेरियस क्वांटिटी एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इंक्योर्ड ऑन ए पर्टिकुलर वर्क और प्रोजेक्ट। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इंग्लिश टर्म के हिसाब से ये बहुत ही एक उलझी हुई डेफिनेशन लगेगी आपको, लेकिन सरल शब्दों में यदि मैं कहूं कि मुझे कोई वर्क करना है स्टार्ट, तो मेरे को एक रफ आइडिया होना चाहिए कि मेरे को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। यदि मेरे पास एक रफ आइडिया होगा कौन कौन सा मटेरियल मुझे यूज लेना है, किस टाइप का मटेरियल यूज लेना है, किस टाइप की स्ट्रक्चर मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है, ये सब मुझे यदि प्रीवियस आइडिया हो मेरे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पूर्व, तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो एस्टिमेशन जो होता है स्टूडेंट्स, यही आइडियाज जो है क्रिएट करने का एक तरीका है। एस्टिमेशन जो होता है एक टेक्निक है जिसके थ्रू मैं पहले ही मेरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड एक लमसम कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, या मेरे को अगर घर बनाना है अपना, तो मेरे पास कितना मेरे खर्चा है और मेरे पास कितना बजट है। तो मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग मेरा घर बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं। इन केस यदि हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है, जो हमारा बजट है उससे ज्यादा है, तो मेरे को एक आइडिया लगेगा कि मैं अपने प्रोजेक्ट को रिवाइज करूं, या मैं हो सकता है कि आधा काम आज करूं, आधा काम कुछ समय बाद जब मेरे पास बजट होगा तो करूं। तो फिर मैं ये आइडिया लग जाएगा उससे कि जो मेरे प्रायर रिक्वायरमेंट है, जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बहुत नीडी चीजें हैं, वो पार्ट मैं पहले बनाऊं, और जो थोड़ा सा मेरे को अलग वर्क रखना है कि ये मैं लेटर स्टेज में कर सकता हूं, तो वो हमें रफ आइडिया लग जाता है एस्टिमेशन से। अब हम बात करें नेक्स्ट कि क्या क्या चीजें हमारी जरूरी है एक एस्टिमेट बनाने के लिए। सबसे पहले मेरे पास एक ड्राइंग होनी चाहिए, लाइक प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारे पास जरूरी है। तो बिना ड्राइंग के तो मैं अपना घर बना नहीं सकता। तो इसके लिए क्या जरूरी है, एक ड्राइंग जिसके अंदर एक तो प्लान होना चाहिए उसका, एक एलिवेशन, और ये सेक्शन ये मस्ट हमें दिखने चाहिए। उसके बाद है डिटेल स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिकेशंस के बिना मैं अपना घर नहीं बना सकता, या कोई प्रोजेक्ट है वो विदाउट स्पेसिफिकेशन तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। कि सीमेंट लगानी है मुझे, कौन सी लगानी है, मार्बल लगाना है तो कौन सा लगाना है, सैनिटरी इक्विपमेंट्स यदि मुझे यूज लेने हैं कौन से यूज लेने हैं, तो वो डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। तो वो जो डिटेल होएगी हर चीज की, तो उससे हमारे को क्या होगा, सहूलियत होएगी कि हमारा बजट किस हिसाब से हमें रिक्वायर्ड है। स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ द करंट ईयर। स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट जो है हमारे को पता होनी चाहिए। यदि हमें स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट नहीं पता होएगी तो हम उसके बिना तो काम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। अब मुझे ये नहीं पता आज के टाइम में लेबर चार्ज क्या है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मेरा लेबर खर्च जो है इतना आएगा। यदि मुझे ये नहीं पता है कि मेरे सीमेंट की कॉस्ट क्या है, तो मैं कैसे अपना एस्टिमेट तैयार करूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो जरूरी हमें पता होनी चाहिए कोई भी एस्टिमेट बनाने से पहले। अब बात करते हैं नीड्स फॉर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग की हमें जरूरत क्यों है, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्यों जरूरी है, वो हम यहाँ बता सकते हैं। एस्टिमेट गिव एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क। सीधी सी बात है कि एस्टिमेट से हमें हमारे काम की
लागत का पता चलेगा। Hence its feasibility can be determined whether the project could be taken up within fund available or not। तो इससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे पास जो फंड है अवेलेबल उससे मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, मैं स्टार्ट कर पाऊंगा, डिले करूंगा या थोड़ा अभी करूंगा और थोड़ा बाद में करूंगा। तो एस्टिमेशन से मुझे एक रफ आइडिया मिल जाएगा। एस्टिमेट गिव एन आइडिया फॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सीधी सी बात है ये भी कि जो एस्टिमेशन से मुझे मेरे प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा इसका भी मेरे को आइडिया लग जाएगा। क्या उस टाइम ड्यूरेशन में मेरे पास अलग से फंड आ जाएगा या नहीं आएगा, वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं। एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड टू इनवाइट द टेंडर एंड कोटेशन एंड टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या कोई अदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमें टेंडर्स निकालने पड़ते हैं, लोगों से निविदाएं आती है, तो उससे हमारे को क्या है एक आइडिया लग जाता है कि कोई प्रोजेक्ट है तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे टेंडर्स जारी कर सकते हैं। एस्टिमेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। अब वर्क चल रहा है उसके अंदर क्या क्या खर्चे हमारे और हो सकते हैं उसको भी हम एस्टिमेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एस्टिमेट डिसाइड वेदर द प्रपोज्ड प्लान मैच फंड अवेलेबल और नोट। हमारा जो फंड अवेलेबल है और हमारे पास जो प्लान है और उसके बाद में हमारे पास शेड्यूल ऑफ रेट सब हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारे को एक एस्टिमेट से क्या होगा आइडिया लग जाएगा कि जो हमारे पास जो फंड अवेलेबल है और जो हमारे पास प्लान है क्या ये फंड उस प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ आइडिया है रफ जो कि हम एस्टिमेशन के थ्रू लगा सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है एस्टिमेशन के। एस्टिमेट में जनरली 3 प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले में एक डिटेल एस्टिमेट तैयार करना है जिसके अंदर हर चीज की हमारे पास डिटेल हो। देन हमें एक कैलकुलेट करनी है हर एक आइटम ऑफ वर्क की एक फिक्स रेट कि हमें अर्थ वर्क करवाना है मतलब खुदाई करवानी है तो उसकी क्या रेट होएगी, ब्रिक वर्क करवाना है उसकी क्या रेट होएगी, कंक्रीटिंग करवानी है उसकी क्या रेट होएगी, आरसीसी का वर्क है स्लैब डलवानी है तो उसकी क्या रेट है, कॉलम की क्या रेट है। तो ये एक रफ आइडिया हो जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करने का। और प्रिपेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे को एक रफ आइडिया लगेगा क्वांटिटी ऑफ वर्क का कि कितनी मात्रा में काम होगा। देन हमको एक आइडिया लगेगा रेट का कि इस रेट से हमारे को वर्क करना है, तो टोटल कितना हमारे पास उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वर्क का कितना कॉस्ट हमारे को पड़ेगा। तो ये सब कुछ जिस बुक के अंदर एंट्री होती है वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट। तो ये कुछ जनरल प्रोसीजर है एस्टिमेट के जो हमें ध्यान रखने हैं। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आपको कि इनमें से कौन सा जो है प्रोसीजर है एस्टिमेशन का। डाटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट। एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या डाटा हमें चाहिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक ड्राइंग चाहिए जिसके अंदर प्लान एलिवेशन सेक्शन ये सब मेंशन होने चाहिए। उसके बाद हमारे को स्पेसिफिकेशंस चाहिए। देन जो यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं हमारे उनकी रेट हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग की। यदि ड्राइंग मेरी क्लियर नहीं है और कंप्लीट नहीं है तो मैं मेरा एस्टिमेट तैयार नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जरूरी चीज जो होती है ड्राइंग हमारी क्लियर होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर हर एक काम की डायमेंशन है क्लियर उसमें मेंशन होनी चाहिए। एलिवेशन है तो कितना देना है, साइज है किसी प्लॉट का या वॉल का कितनी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारा ड्राइंग के अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए जिससे हम इजीली हमारा एस्टिमेट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन से स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा जनरल और एक होता है डिटेल। जो जनरल स्पेसिफिकेशन होता है वो हमें आइडिया देता है नेचर का, क्वालिटी का, क्लास ऑफ वर्क का और मटेरियल का इन जनरल टर्म में। तो जो हमारी बिल्डिंग है उसके वेरियस पार्ट ऑफ द वर्क का ये हमें एक जनरल आइडिया देगा, लेकिन ये हमें डिटेल आइडिया नहीं देगा। यदि हमें एग्जैक्टली कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, एक अप्रोप्रिएट
अमाउंट जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें एस्टिमेट चाहिए, तो हमारे को डिटेल स्पेसिफिकेशंस जरूरी है जो कि मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा गिवन वर्क का। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा हमारा एक घर बनाना है 2 कमरों का, ठीक है, और कह दिया कि 2 रूम है, एक हॉल है, एक लेट बाथ होगा, एक किचन होगा, देन स्टेयरकेस होगा, ये हमें कह दिया, हाइट विड्थ सब दे दिया। हमें ये मेंशन नहीं किया कि घर के अंदर मार्बल लगाना है, नॉर्मल प्लास्टर करनी है, कोटा स्टोन लगाना है, तो किस टाइप का हमें मटेरियल वहां फिनिशिंग के लिए लगवाना है वो नहीं बताया, और लास्ट ऑफ द स्टेज कहे कि हमें ये मटेरियल लगवाना था, आपने ये लगा दिया। तो सीधी सी बात है कि वो प्रोजेक्ट जो हमारा पहले 10 लाख का था, हो सकता है उसकी कॉस्ट 10 से 12 चली जाए, जो कि जनरल स्पेसिफिकेशन में क्लियर नहीं था। यदि हमारे पास डिटेल स्पेसिफिकेशन होगा तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा, तो मैं उसी हिसाब से उस आइटम के रेट वहां इंक्लूड करते हुए पहले ही जब एस्टिमेट तैयार करूंगा तो वो उसमें मेंशन कर दूंगा। तो हमारे लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डिटेल स्पेसिफिकेशंस होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं रेट्स की। फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क आर रिक्वायर्ड। यदि मुझे एक सिंगल वॉल बनानी है तो उस सिंगल वॉल की हमें रेट पता होनी चाहिए कि किस टाइप की ब्रिक्स उसमें लग रही है, उसकी रेट मुझे पता होनी चाहिए। फॉर अराइविंग एट द यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम, तो हर आइटम की यूनिट रेट उससे पता चल जाए। द रेट ऑफ वेरियस मटेरियल टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, ये जरूरी पता होनी चाहिए किस टाइप का मटेरियल हमें यूज लेना है, सैनिटरी वर्क में कौन सा यूज लेना है, फिनिशिंग में कौन सा यूज लेना है, कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल यूज लेना है, किस टाइप की सीमेंट लगेगी, किस टाइप की हमारी कंक्रीट वहां एग्रीगेट यूज होंगे, वो सब हमें पहले ही पता होने चाहिए। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मटेरियल, हर मटेरियल एट साइट अवेलेबल हो हमें जरूरी नहीं है, तो किसी दूसरी जगह से आपकी वर्क साइट पे मटेरियल लाओगे तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी हमें इवन पता होने चाहिए। द वेजेस ऑफ लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड ऑफ मेंशन, कारपेंटर, मजदूर एक्सेट्रा, तो जो भी हमारे वहां वर्क करने वाले वर्कमैन हैं उनके चार्जेस भी हमें पता होने चाहिए कि वो पर डे क्या चार्ज है उनका। यदि हमारे को ये चार्जेस पता नहीं होंगे स्टूडेंट्स तो हम एक एग्जैक्ट एस्टिमेट तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक एग्जैक्ट एस्टिमेट तैयार करने के लिए आपको ये डाटाज मस्ट है। यदि हम हमारे घर की बात ना करें, आप एक बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, किसी एमएनसी के अंडर में वर्क कर रहे हैं, एक डिटेल प्रोजेक्ट है आपका बहुत बड़ा करोड़ों का, उसको आपने हैंडल किया है, तो आपके पास आएगा कि आप तो हमें एक एस्टिमेट बना के दीजिए, हमें ऐसा काम करवाना है, तो आप यही कहेंगे पहले आप हमें ड्राइंग दीजिए, देन क्या क्या चीज आपको लगवानी है उसका एक डिटेल स्पेसिफिकेशन दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको हर यूनिट ऑफ आइटम की रेट पता होनी चाहिए मार्केट में, तभी आप वहां से उसको एक डिटेल अप्रोप्रिएट रेट जो है एस्टिमेट बनाकर दे देंगे। यदि आपको ये आइडिया नहीं होगा क्या रेट है, क्या हमारे डिटेल स्पेसिफिकेशन है, क्या वो ड्राइंग जो आपको मिली है वो क्लियर है नहीं है, अगर ये डाटा हमारे पास अनसफिशिएंट रहेंगे तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि मैं इसको एस्टिमेट तैयार नहीं कर पाऊंगा। तो किसी भी कंप्लीट एस्टिमेट की यदि बात करूं तो कंप्लीट एस्टिमेट के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसकी बात करें। सबसे पहले आता है हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड, तो उसके अंदर क्या क्या है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है लैंड की वो, देन कॉस्ट ऑफ सर्वे, आपने कोई साइट है, आपने कोई कॉलोनी डेवलप करनी है तो सीधी सी बात है आप उस लैंड का सर्वे करवाएंगे किसी सर्वेयर से कि क्या वहां कॉलोनी डेवलप की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, तो सर्वेयर के जो चार्जेस हैं वो इस मद के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डीड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, जिस लैंड को आपने परचेज किया है जहां पे आप कॉलोनी बनवा रहे हैं तो आप ये भी वेरीफाई करवाएंगे कि वो जो जमीन जहां हमने कॉलोनी बनवानी है कहीं वो डिस्प्यूटेड लैंड तो नहीं है, उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई आपने करनी है तो उसका जो चार्जेस होगा वो आएगा हमारे कॉस्ट ऑफ द लैंड के अंदर ही। अब बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस, आप
किसी दलाल के थ्रू वो जमीन ले रहे हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू आपने वो लैंड परचेज की है, तो सीधी सी बात है ब्रोकर अपना बेनिफिट भी क्या करेगा, उस लैंड के अंदर जोड़ के रखेगा, तो वो भी उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है हमारा कंटीजेंसीज एट 3 to 5%। कंटीजेंसीज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कुछ अनफोर्सिन खर्चे होते हैं हमारे। अनफोर्सिन खर्चे मतलब प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान कहीं कुछ इंसिडेंट हो जाए, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, या आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, सडनली किसी दिन बरसात आ गई, आपने जो मटेरियल तैयार किया था आपका मटेरियल कुछ खराब हो गया, वो हमारा मटेरियल वेस्ट चला गया, या कुछ ऐसे खर्चे जो हमारे को प्रायर पता नहीं है, किसी भी वजह से सडनली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ जाते हैं, उस टाइप के खर्चों को हम कहते हैं कॉन्टीजेंसीज, जो कि हम हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 3 से 5% तक इंक्लूड करके चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। हमें ये ध्यान रखना है, हमने हमारा प्रोजेक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, तो सीधी सी बात है कॉन्ट्रैक्टर अपना 10% ऑलरेडी प्रॉफिट उसके अंदर जोड़ के चलता है। देन यदि कोई लीगल प्रोसेस होता है उस प्रॉपर्टी का या उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके जो खर्चे होंगे वो भी हम क्या करेंगे, लीगल एक्सपेंसेस के थ्रू जोड़ के चलेंगे। देन लास्ट वन आता है हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हम कहेंगे हमारी जो लेबर की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ हमारे जो मटेरियल की है, और एक कंसल्टिंग इंजीनियर की फी, ये सारा हमारा आता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंसल्टिंग इंजीनियर फी की अगर हम बात करें, तो कंसल्टिंग इंजीनियर मींस कि हमने हमारा जब प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमने कुछ मटेरियल्स टेस्ट करवाए, उनकी टेस्टिंग वगैरह भी जो है वो किसी कंसल्टिंग एजेंसी के थ्रू हम चेक करवाते हैं, तो उनकी जो फीस होती है स्टूडेंट्स, वो भी हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्लूड होती है। तो आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से खर्चे जो हैं कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर नहीं आते हैं, कौन से खर्चे हमारे कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर आते हैं, कॉन्टीजेंसीज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर कौन कौन से मद हमारे इंक्लूड होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लंप सम। जब मैं अपना एस्टिमेट तैयार करता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क आउट इन डिटेल इन केस ऑफ प्रीटी आइटम। कुछ छोटे मोटे मद जो हैं उनके बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता है, उस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट है उसका एक परसेंटेज हम लंप सम आइटम्स के लिए इंक्लूड करके रख देते हैं। अब लमसम आइटम्स जो है हमारे एस्टिमेट में वो क्या क्या हो सकते हैं उनकी बात करें। वाटर सप्लाई और सैनिटरी अरेंजमेंट, यदि हमारा कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है या चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, तो वहां पे हमें वाटर रिक्वायरमेंट भी होएगी और सैनिटरी अरेंजमेंट भी हमें रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि कुछ लेबर्स हैं वो एट द साइट अवेलेबल हो हमें जरूरी नहीं है, तो उनको हम क्या करते हैं कहीं से हायर करके चलते हैं, तो उनके लिए सैनिटरी अरेंजमेंट भी हमारे को ही करना होता है। ड्यूरिंग वर्क कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट हमें करने होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के उनको हमें इंस्टॉल करना होता है, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें जोड़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमें कंक्रीट मिक्स करनी है, तो विदाउट मिक्सचर के हम कंक्रीट तो मिक्स कर नहीं सकते, तो उसके लिए जो मिक्सचर है उसके लिए हमें कोई जनरेटर की रिक्वायरमेंट होएगी। तो ऐसे खर्चे जो आते हैं स्टूडेंट्स वो लमसम आइटम में आ जाते हैं। और इसके अंदर है स्टूडेंट हमारे आर्किटेक्चरल फीचर्स, कंटीजेंसीज एंड अनफोर्सिन आइटम। अनफोर्सिन आइटम जो वो आइटम है जो हमें फिलहाल नहीं पता है, जो सडनली आ सकते हैं। कंटीजेंसीज को भी हम लमसम के अंदर इंक्लूड करते हैं। इन जनरल सर्टेन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन इज अलॉटेड फॉर द अबाउ लमसम आइटम्स। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट का एक परसेंटेज जो है हम लमसम आइटम्स के लिए अलग से रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट की। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि कोई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो वहां पे कोई ना कोई हमें ऐसे टेम्परेरी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल में चौकीदार की जरूरत है, या कोई ऐसे लेबर की, या कोई मुंशी की, या कोई मैट्स की,
या कोई वर्क सुपरवाइजर की हमें रिक्वायरमेंट है, तो जिसको मुझे डायरेक्टली ही चार्ज करना है, ऐसे खर्चे जो है हम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम हमारे प्रोजेक्ट का 1 से 1.5% जो है वो अलग से हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है, बात करनी है मेजरमेंट ऑफ मटेरियल एंड वर्क, कि कोई भी मटेरियल है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम उसकी यूनिट को डिसाइड करते हुए कैसे उसकी हम पेमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं किन किन आइटम्स की कैसे हम मेजर करते हैं और उनकी पेमेंट किस हिसाब से होती है। जैसे हमें अर्थ वर्क करना है, मतलब मिट्टी का काम करना, चाहे वो खुदाई हो, चाहे वो कहीं पे हमें भराई करनी है या कहीं पे फिलिंग, कटिंग, बैंकिंग इस टाइप के काम होते हैं, उसको हम मेजर करते हैं मीटर क्यूबिक में। तो जो इस डायमेंशन में हमें खुदाई करनी है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट से हम उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे और 100 क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम उसको पे करते हैं। स्टोन वर्क है कोई भी हमारा जिसकी क्वेरिंग है, ब्लास्टिंग है, तो हम मीटर क्यूबिक के अकॉर्डिंग ही मेजर करेंगे और उसकी यूनिट ऑफ पेमेंट भी हमारी मीटर क्यूबिक होएगी। कंक्रीट वर्क चाहे वो पीसीसी हो, आरसीसी हो, प्रीकास्ट हो, मीटर क्यूबिक में ही उसको मेजर करेंगे, मीटर क्यूबिक में ही हम उसकी पेमेंट करेंगे। डीपीसी डैम प्रूफिंग जो है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमें सीलन से बचाना है तो उसके लिए हम डीपीसी करते हैं। उसकी थिकनेस हमें स्पेसिफाइड होती है, उसको हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में और उसकी पेमेंट भी होती है हमारे मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट है हमारा डोर विंडो फिटिंग्स। उनकी फिटिंग्स जो है हमारा नंबर के अकॉर्डिंग होता है और उनकी पेमेंट भी नंबर के अकॉर्डिंग की जाती है। स्टील वर्क यदि हम बात करें, जैसे हमें आरसीसी करवानी है तो वहां जो रेनफोर्समेंट हमारा यूज लेंगे हम उसको हम पर क्विंटल के अकॉर्डिंग ही पे करेंगे और उसकी क्वांटिटी जो है हम क्विंटल में ही मेजर करेंगे। सेंटरिंग और शटरिंग का वर्क है वो मीटर स्क्वायर में मेजर करना है, उसी के अंदर ये में पे करना। नेक्स्ट है प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, व्हाइट वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग, वार्निशिंग, पॉलिशिंग, पोल टेयरिंग और रिमूवल ऑफ पेंट्स। मतलब कोई भी एक्सटीरियर या इंटीरियर जो पेंटिंग पॉइंटिंग का वर्क है वो हमें मीटर स्क्वायर में मेजर करना है और मीटर स्क्वायर में ही उसकी पेमेंट करनी है, क्योंकि जो हम पेंटिंग प्लास्टरिंग करते हैं उसकी थिकनेस जो है बहुत ही कम होती है। ब्रिक वर्क, ईंटों का चिनाई का जितना भी कार्य है वो हम मीटर क्यूबिक में मेजर करेंगे और मीटर क्यूबिक में ही उसकी पेमेंट करेंगे। फ्लोरिंग ऑफ एनी काइंड, जिसकी हमें थिकनेस स्पेसिफाइड होती है, किसी भी टाइप का हमारा फ्लोर वर्क है वो मीटर स्क्वायर में मेजर करना है और उसी में उसकी पेमेंट करनी है। जो पाइप वर्क है स्टूडेंट, हमें पाइप जो है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें पर मीटर के हिसाब से मेजर करना है और पर मीटर के हिसाब से उसकी पेमेंट करनी होती है। सप्लाई ऑफ सीमेंट, जो हमारे पास सीमेंट आती है वर्क करने के लिए, हमें उस बैग के अंदर ही हम उसकी बात करते हैं। जब आप बाजार जाते हैं सीमेंट लेने तो आप दुकानदार से कहते हैं तो सीमेंट का वो रेट आपको क्या बताता है, एक बैग की कीमत जो है इतने रुपए है, 270 250 जो भी चार्जेस होता है वो बताता है। तो जो उसको हम मेजर कैसे करते हैं, बैग के हिसाब से ही, और यूनिट ऑफ पेमेंट भी उसकी बैग के अकॉर्डिंग ही होती है। वुड वर्क जैसा हमने कहा था मीटर क्यूबिक में मेजर करना है और मीटर क्यूबिक में ही उसकी पेमेंट होगी। सैनिटरी आइटम, घर के अंदर जितने भी सैनिटरी आइटम हैं, वॉश बेसिन है, फ्लश है, उसको हम नंबर के अकॉर्डिंग ही मेजर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करनी है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ पर्टिकुलर जो मेजर आइटम हम जनरली ध्यान होना चाहिए किस वे में हम मेजर करते हैं और किस वे में उसकी हमें पेमेंट करनी होती है। तो ये एक जनरल आइडिया हमारे को होना चाहिए उसके बारे में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा क्वांटिटी एस्टिमेटिंग मेथड, जिसके अंदर हम कवर करेंगे लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।